पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इसराइल में मौजूद है। भारत की भी मीडिया मौजूद है, जिन्हें लोग भारत में गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उन्हें दलाल मीडिया कहता हूँ। दलाल मीडिया तुम्हें इसराइल से गाज़ा पट्टी पे जो हमले हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसकी बहुत दूरी है, मगर भारत में रहकर तुम्हें मणिपुर नज़र नहीं आया, ज़रा सा भी शर्म नहीं आई कि नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं माया जाल और मकड़ जाल की। माया जाल यानी मोह माया और मकड़ जाल, जब इंसान कई तरफ हाथ बढ़ाता है तब वो मकड़ जाल में फंस जाता है। फिलहाल पूरी दुनिया इसी तरह से माया जाल में और मकड़ जाल में फंसी हुई है, जिसका नतीजा इस दुनिया में रहने वाले इंसान, जिनका इन माया जालों से या मकड़ जालों से कोई लेना देना नहीं होता, वो बेगुनाह मारे जाते हैं, उनके घर बर्बाद होते हैं और उनका परिवार रास्ते पर आता है। इसी को कहते हैं माया जाल या मकड़ जाल। पूरी दुनिया में तेल की राजनीति, तेल मतलब पेट्रोल, उसको पेट्रोल डॉलर भी आप कह सकते हैं, पेट्रोल की राजनीति के चक्कर में पूरी दुनिया को आग में ढकेल दिया गया और सिर्फ पैसा कमाने की ये कहानी मतलब माया जाल, और माया जाल के चक्कर में मकड़ जाल में पूरी दुनिया फंसी। एक मुल्क है जिसे लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, हर जगह अपनी बादशाहत कायम करने के चक्कर में आज अमेरिका भी माया जाल के चक्कर में मकड़ जाल में फंसा, और इसी चक्कर में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आतंकवाद के जाल में फंसते चली जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर, और इससे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर। रशिया यूक्रेन का जो झगड़ा है, अगर देखेंगे ध्यान से तो उसी से मिलता जुलता झगड़ा भी इसराइल और फ़लस्तीन का है। बस फ़र्क ये है कि रशिया के लोग, रशिया की सरकार ये मानती है कि यूक्रेन हमारा है, और इसराइल के लोग ये मानते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वो जगह हमारी है और जो आसपास में बचा हुआ है वो भी हमारा है। जबकि जिन्हें इतिहास याद होगा उन्हें ये भी याद होगा कि इन्हीं फ़लस्तीनियों ने एक दिन इन इस्राएली यहूदियों को सर छुपाने के लिए अपनी ज़मीन पर जगह दी थी। जगह देने का नतीजा, अंजाम आज फ़लस्तीन के लोग खुद भुगत रहे हैं। बात अमेरिका की चल रही थी, तो अमेरिका की पटेली के चक्कर में इस दुनिया में आतंकवाद का जो कारोबार बढ़ा, वो दुनिया को कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ, उसका अंजाम भी कहीं ना कहीं भारत जम्मू कश्मीर के चक्कर में भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर की कहानी भारत की आज़ादी के बाद, जब कश्मीर भारत में नहीं शामिल हो रहा था, उस वक्त कबाइलियों के ड्रेस में पाकिस्तानी आर्मी ने जब कश्मीर पर हमला किया तो धीरे धीरे वो बढ़ते गए, और जब राजा हरि सिंह को ऐसा लगा कि अब ये हिस्सा भी नहीं बचेगा, तब जाकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बैठकर सेटलमेंट किया और भारतीय सेना आगे बढ़ी और कबाइलियों के ड्रेस में पाकिस्तानी फ़ौजियों को वापस जाना पड़ा, मगर तब तक कश्मीर के दो टुकड़े हो गए और बीच में यूनाइटेड नेशन आकर खड़ा हो गया कि बस अब ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूनाइटेड नेशन में चलेगा, जो आज तक चल रहा है। भारत को आज़ाद होकर 76वां साल है। बहरहाल इसी तरह के कई मामला, जब दुनिया के ताकतवर कुछ ममालिक इंटरफेयर करते हैं और जब उनका मकसद पूरा होने लगता है, तो कुछ दूर चलकर इस मामले को यूनाइटेड नेशन रोक देती है कि अब इसका मामला अक़वाम मुत्तहिदा में यानी
यूनाइटेड नेशन की अदालत में चलेगा और तुम दोनों खामोश रहो। यही हमारे साथ जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ। बहरहाल वक्त रहते सरकारों की नीतियां बदलती रहती हैं, मगर अमेरिका की नीति आज तक नहीं बदली। जितने भी आतंकवादी संगठनें दुनिया में देखने को मिली, सबका माई बाप ये अमेरिका ही रहा। दूसरे की ज़मीन पर इसराइल को, यानी फ़लस्तीन की जगह पर इसराइल को मान्यता देने वाला अमेरिका ये पहला एक ऐसा मुल्क था जिसने इसराइल को मान्यता दी। बहरहाल इसराइल धीरे धीरे बढ़ता गया और फ़लस्तीन को दबाता गया, और दबाते दबाते आज फ़लस्तीन कहाँ है और इसराइल कहाँ है। तालिबान को पैदा करने वाला अमेरिका, रशिया यानी रूस के समर्थन वाली जो सरकार थी डॉक्टर नजीबुल्लाह की अफ़गानिस्तान में, उसे भगाने के लिए तालिबान को पैदा किया गया। और फिर तालिबान के अलग अलग कई गुट खड़े हुए, और जब तालिबान को ये समझ में आया तब तालिबान ने जो अपनी गन का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ दिया, तब अमेरिका को समझ में आया, तो फिर दोनों टकराए। और फिर एक दिन अफ़गानिस्तान से अमेरिका को रात के अंधेरे में 3 बजे भागना पड़ा, सारे हथियार छोड़कर। ये एक पॉलिसी थी, हथियार छोड़कर, ताकि ये हथियार कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हों। पूरी दुनिया को ये पता है कि इस दुनिया में अमेरिका की 6 कंपनियां हथियार बनाती हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 7 बड़ी कंपनियां हथियार बनाती हैं, जिसमें से 6 बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं। इनको अपना हथियार बेचना है। अब हथियार बेचने के लिए बहाना तो चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया में अगर ध्यान से देखा जाए तो रशिया के पास भी प्राइवेट आर्मी मौजूद, अमेरिका के पास भी प्राइवेट आर्मी मौजूद, तालिबान, सीरिया की ISIS, ये सब कहीं ना कहीं एक ऐसी प्राइवेट आर्मी है। लेबनान की आर्मी, हिजबुल्लाह को ले लीजिए, इस तरह के न जाने कितनी इस तरह की पार्टियां, कहीं ना कहीं ये लोग किसी न किसी एक बड़े मुल्क से अपना समर्थन पाते हैं और उन्हीं की बदौलत ये हथियार लेकर घूमते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के मुंबई शहर में माफिया डॉन का कभी राज हुआ करता था। कहीं ना कहीं ये माफिया डॉन बढ़ते कहाँ से थे, पुलिस का कहीं ना कहीं समर्थन मिलता था, और जब पुलिस भी इनसे तंग आ गई तो इन्होंने एक एक करके इनकाउंटर करना शुरू किया और माफिया डॉन सब गायब हो गए। कुछ तो देश से फरार हो गए, बाद में पकड़ के आए, और कुछ अभी तक देश में नहीं आए, जिनको लाने के लिए सरकारें वायदे करती हैं। बहरहाल बात मकड़ जाल की और माया जाल की। अब सवाल ये उठता है कि इन प्राइवेट आर्मियों के पास हथियार कहाँ से आता है, ये एक बड़ा सवाल है। रशिया का बड़ा ग्रुप, जिसे वैगनर के नाम से लोगों ने जाना, वैगनर के जो प्रमुख थे उसको भी रशिया ने मरवा दिया, क्योंकि रशिया को ही इन्होंने आंख दिखाना शुरू कर दिया था। बहरहाल इस तरह की जो प्राइवेट आर्मी है, आतंकवाद का ये एक रूप है। हालांकि ये पूरी तरह से आर्मी की तरह से ट्रेंड होते हैं, आर्मी की तरह से बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी के जवान ही होते हैं और उनके पीछे सरकार होती है। जब अपना मकसद हल करना होता है तब इन्हीं लोगों को लगा दिया जाता है। और जैसा कि आमतौर से लोगों को पता है या नहीं भी पता है, इस दुनिया में 2 फौजों की जंग होना मुश्किल है। मुश्किल मतलब जो पहले हमला करेगा उस मुल्क पर यूनाइटेड नेशन कार्रवाई करेगा। इसलिए सभी मुल्कों ने अपने अपने पास अलग अलग प्राइवेट सेनाएं बना रखी है, और यही सेना के लोग टारगेट पर काम करते हैं और सरकार उन्हें आतंकवादी बताकर पल्ला झाड़ लेती है। बहरहाल बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की। तो फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल का जन्म हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। हिटलर ने अगर यहूदियों को मारा तो कुछ तो वजह होगी, और हिटलर के कुछ लेखों में मिलता है कि कुछ लोगों को मैं छोड़ जाता हूं ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों मारा। बहरहाल जब यहूदियों के लिए पूरी दुनिया की ज़मीनें तंग हो गई, तब ये इसराइल आज का है, ये वो लोग हैं जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर आकर खड़े हुए और फ़लस्तीनियों से मदद मांगी और ज़मीन मांगी। फ़लस्तीनियों ने ज़मीन देकर इन्हें वहाँ सर छुपाने के लिए मौका दिया। बहरहाल आज फ़लस्तीन की क्या हालत है, गाज़ा पट्टी की क्या हालत है, वेस्ट बैंक की क्या हालत है, ये हमास के लोग कौन हैं, हमास के लोगों ने इसराइल में घुसकर क्यों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, ये तो आतंकवादी हैं। पूरी दुनिया कहती है कि ये आतंकवादी हैं। मैं भी मानता हूँ बिना वजह किसी का खून बहाना
आतंकवाद से भी घटिया अगर कोई शब्द होगा तो वो है। तो हमास के लोग आतंकवादी हैं, तो फिर आज गाज़ा में इस्राएल के लोग जो कर रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाए, फौजी या आतंकवादी? ये सवाल बनता है। इस वक्त दुनिया दो तरफ बटी हुई है। कुछ लोग फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इस्राएल का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग इस्राएल को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग फ़लस्तीन को गलत कह रहे हैं। मैं दोनों को गलत मानता हूँ, क्योंकि इंसानों का खून बहाना ये कहीं से भी बेहतर नहीं है, जायज़ भी नहीं है, किसी धर्म के हिसाब से भी ये सही नहीं है। मगर जिस तरह से हमास ने इस्राएल में घुसकर बेगुनाहों का खून बहाया, तो इसमें भी एक वजह थी। और इस्राएल ने जो काम शुरू कर रखा है बमबारी का, इसमें भी एक वजह है। फ़लस्तीन की वजह क्या है? पूरी दुनिया को पता है कि वो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं, या जहाँ हैं उतने में वो सुकून से रहना चाहते हैं, मगर इस्राएल उन्हें सुकून से नहीं रहने देता। अब इस्राएल की बात कर लेते हैं। इस्राएल भी चाहता है कि यही एक ही मुल्क बड़ी मुश्किल से मिला है, हमें यही ज़मीन मिली है, अगर ये भी छूट गई तो क्या होगा। तो अपने वजूद के लिए इस्राएल भी गाज़ा पर बमबारी कर रहा है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, या उन लोगों से भी पूछता हूँ, कि क्या इंसानों का खून बहाना ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बैठकर बात की जाए? हमास की तरफ से भी अगुवाई हो सकती है बैठकर बात करने के लिए, इस्राएल की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि हत्या चाहे हवाई जहाज़ से बम गिराने से की जाए, चाहे हथियारों के ज़रिए, ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए लोगों को मारा जाए, हत्या तो हत्या है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को इसमें बीच में आकर दोनों को एक टेबल पर बैठाना चाहिए। टेबल टॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका पूरा फ़ायदा रशिया को कहीं ना कहीं मिल रहा है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग में कुछ मुल्क यूक्रेन के पीछे खड़े हैं और अब उनका ध्यान बट गया, अब वो इस्राएल के पीछे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब रशिया यानी रूस यूक्रेन को दबा लेगा, और जो लोग घूमकर इस तरफ खड़े हो गए हैं वो गाज़ा पट्टी को दबा लेंगे। तो ये दबाने का जो कामकाज है, और ऐसे में मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इस्राएल में मौजूद है। भारत की भी मीडिया मौजूद है, जिन्हें लोग भारत में गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उन्हें दलाल मीडिया कहता हूँ। दलाल मीडिया तुम्हें इस्राएल से गाज़ा पट्टी पे जो हमले हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसकी बहुत दूरी है, मगर भारत में रहकर तुम्हें मणिपुर नज़र नहीं आया। ज़रा सा भी शर्म नहीं आई कि अपने ही देश में मणिपुर में क्या हुआ, बेटियों को नंगा घुमाया गया, वो तो तुमने दिखाया नहीं। मगर यहाँ से हवाई जहाज़ से उड़कर इस्राएल में जाकर उतर गए और वहाँ से गाज़ा की तस्वीरें दिखा रहे हो। हालांकि गाज़ा और इस्राएल का जो बॉर्डर है कुछ तो दूरी है। इन दलालों से भी सवाल है कि अपने देश की जो हालत है वो दिखाते तो कितना अच्छा होता, मगर पता नहीं, हो सकता है कि दलाली का वो चश्मा तुम यहाँ से उतार कर इस्राएल गए हो और वापस आते ही वो चश्मा फिर लगा लोगे, तुम्हें मणिपुर नज़र नहीं आएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं इंसानियत का खून बहाना ये बेहतर नहीं है, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, इस्राएल हो, गाज़ा पट्टी में हमास के लोग हों, लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग हों, तालिबान के लोग हों, जो लोग भी इस तरह से इंसानियत का खून बहा रहे हैं, इंसानियत का खून बहाने में मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन उन्हें जवाब देना होगा, या तो ज़मीन पर या तो ऊपर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को। मैं खान फ़ख्र आलम। सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन।